कौन कौन सॉल्व करके आए? रेज योर हैंड, कौन किसने सॉल्व किए एक्सरसाइज 2 की नेमिंग वाले पार्ट को? ओके ओके, सिर्फ ओनली 2, बाकी किसी ने भी नहीं किए? शाबाश, वेरी गुड है। कंप्लीट करो उसको यार, कल डिस्कशन होगा उसका, ठीक है? और 1 के आज भेज दूंगा। कृतिका के मेरे पास सॉल्यूशंस पहुंच गए थे, एक बार मैं उसको वेरीफाई कर दूं, फिर आपको एक्सरसाइज 1 के भेज देता हूँ। ओके, एक्सरसाइज 0 के, सॉरी। और शीट्स वाले भी करने आप लोगों ने, लगे रहो करने में, ठीक है? ओके, थोड़ा चलो राइट यार। तो आज अपन जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो नेमिंग से आगे वाला बेटा मैं टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्विच उसमें स्विच राइट होगा D2 में जाने का, तो वो उसको प्रिंट कर सकते हैं वाया D2। ओके, करें स्टार्ट यार, चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो मेरे ख्याल से मोक्ष आ गया है, गलत टाइम पे आ गया था, अभी तो नहीं है ये, एक्चुअली ड्रॉपर में है बेटा ये। हाँ तो ओके राइट। अभी आया हुआ है क्या मोक्ष? नहीं तो नहीं है, चलो आगे। सर हम भी थे वो। पहले में से टॉपिक्स बनते हैं मल्टीप्रोसेस और मल्टीप्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस है? तो पैरेलली कितना कुछ कर रही है बेटा? अच्छा चलो राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है डियर, अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हमारे पास आइसोमेरिज्म, राइट? नॉमेनक्लेचर के बाद जो सेकंड जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नेम है आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आइसोमेरिज्म हमारे पास होता क्या है। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा सबको, क्योंकि 10th में भी आप लोग आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करके आते हैं, ठीक है? तो आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले हम लोग एक वर्ड पे काफी अच्छा फोकस कर लेते हैं, उस वर्ड का नाम है हमारे पास आइसोमर। तो अगर हम बात करें भी आइसोमर्स क्या होंगे, तो जहां पे वर्ड आइसो यूज होता है, आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है यूनिट्स, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। तो व्हाट आर आइसोमर्स? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, पर अगर उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोल देते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ यार, व्हाट इज आइसोमर्स? आइसोमर्स क्या होंगे? टू और मोर कंपाउंड्स, टू और more compounds having two or more compounds having same molecular formula, having same molecular formula but different properties called called isomers, इसको बोलते हैं आइसोमर्स। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं ना एक एग्जांपल लेके आपको सबको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया, एग्जांपल है हमारे पास एक कंपाउंड है यहाँ पे हमारे पास, उस कंपाउंड का नेम है हमारे पास C2H6O, ठीक है? ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया कंपाउंड्स का। मतलब एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर अगर हम देखें तो 2 कार्बन होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं, ठीक है, बड़ी अच्छे तरीके से अगर मॉलिक्यूल को विजुलाइज करें, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं इसके ये 2 मॉलिक्यूल ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ CH3CH2OH, इसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये ड्रॉ कर सकता हूँ। दूसरा क्या कर सकते हैं, CH3O सिंगल बॉन्ड CH3, एक ये ड्रॉ हो गया। अब दोनों कंपाउंड को देखो, दोनों कंपाउंड में जो कार्बन का नंबर है वो 2 ही है, हाइड्रोजन 6 है। इसका मतलब इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, ठीक है? अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। ये वाला कंपाउंड है तो अल्कोहल हो गया अपने पास, और ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास ईथर है, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन लगा हुआ है। अगर मैं इनकी फिजिकल स्टेट की बात करूं तो ये तो एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में, ये एग्जिस्ट करता है गैसियस फॉर्म में।
इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो अल्कोहल है डियर, ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 76 डिग्री सेल्सियस और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 17 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये जो है, ये जो अल्कोहल है, अगर मैं इसको मान लो सोडियम के साथ रिएक्ट करवा देता हूँ, इसको सोडियम के साथ मैंने रिएक्ट करवा दिया, तो ये पहले वाला कंपाउंड सोडियम के साथ रिएक्ट करवाने पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। जो सेकंड वाला कंपाउंड है, अगर मैं इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो मेरे पास आंसर नो रिएक्शन आ रहा है। तो आप सोच के देखो क्या हो रहा है। तो ये जो दो कंपाउंड्स मैंने ड्रॉ किए हैं, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो कोई डाउट नहीं है, बट उनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो डिफरेंट होंगी ना। अब अल्कोहल देखो, ये लिक्विड में है, ईथर गैसियस में है, बॉइलिंग पॉइंट इनका डिफरेंट हो रहा है। ये एक कंपाउंड सोडियम से रिएक्ट कर रहा है, दूसरा रिएक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब ये जो दो कंपाउंड्स होंगे ये आपस में हमारे पास क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए। तो आइसोमर्स के लिए क्या होना जरूरी है डियर, आइसोमर्स के लिए कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना जरूरी है, राइट डियर। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको। तो हम लोगों ने यहाँ तक आइसोमर्स की डेफिनेशंस को कर लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अब हमने आइसोमर्स को क्लासिफाई करना है यार। जब हमें ये पता लग गया अभी आइसोमर क्या होते हैं, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई करते हैं। अगर जो आइसोमेरिज्म होता है स्टूडेंट्स, तो उसको क्लासिफाई किया जाता है टू कैटेगरी के अंदर। एक हमारे फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म। फर्स्ट आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो टू कैटेगरी के अंदर हम लोग पूरे आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई करते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल और सेकंड होता है हमारे पास स्टीरियो। अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोला जाता है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म्स, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म्स, राइट हियर। और ये जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है इनको हम लोग सेकंड इनका नाम देते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भी ये जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं होते क्या हैं डियर, जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया था, ऊपर एग्जांपल क्या दिया था भी, एक अल्कोहल था एक ईथर था, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे बेटा जी। हमें कैसे पता लगता है भी कंपाउंड आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, आप लोगों ने क्या करना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जिनका मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे आइसोमर जिनमें एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, मॉलिक्यूल में जो एटम्स का जो अटैचमेंट है वो डिफरेंट है, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोल देते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है बेटा जी। तो व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो इसका डेफिनेशंस मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखूंगा द आइसोमर्स डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, द आइसोमर्स डिफर इन द arrangement of atoms within the molecule, molecule is called structural isomers, ठीक है। अब देखिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है इनको आइडेंटिफाई करने का। कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कैसे पता लगेगा स्ट्रक्चर है कि स्टीरियो है। मैं इनके बारे में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अरे सर इसमें तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि अगर आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा। उनका बेटा जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो भी सेम होगा, सेम इंपेरिकल फॉर्मूला बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनका जो सेम मॉलिक्यूलर वेट होगा, बिल्कुल सर ये क्या बता रहे हो, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी तो सेम ही होगा, क्लियर है। प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जो उनकी प्रॉपर्टीज हो क्या होंगी, वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अगर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी तभी वो आइसोमर्स हैं अपने पास यार, क्लियर।
ओके। और अगर आप उनका IUPAC नेमिंग करोगे ना, तो IUPAC नेमिंग भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, ये रामबाण है हमारे लिए माय डियर ऑल। भी अगर आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है भी कंपाउंड स्ट्रक्चरल है या नहीं है, आप लोग क्या करो, उन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करो डियर। अगर आपको उन दो कंपाउंड्स की नेमिंग करने पे नेम क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो कंपाउंड आपस में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। जैसे ऊपर वाले कंपाउंड में, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। मैंने एक कंपाउंड लिया, तो मैंने क्या लिया, एक कंपाउंड ये था CH3CH2OH, ऊपर हम लोगों ने ये कंपाउंड लिखा था। और दूसरा कंपाउंड हमारे पास क्या था, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 था। तो अगर मैं हम पहले वाले कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, तो पहले वाले कंपाउंड का नेमिंग क्या है, इथेनॉल है। और सेकंड वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये ईथर कंपाउंड आ गया डियर। तो ईथर की नेमिंग कैसे की जाती है, एल्कोक्सी एल्केन की फॉर्म में। ये जो स्मॉलर वाला जो ग्रुप होता है, मैं आपको बता दूं, ईथर की जो नेमिंग करेंगे, वो नेमिंग की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एल्कोक्सी एल्केन डियर। कहने का मतलब, ये जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट ही होता है। जो ऑक्सीजन के जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, उसको एल्कोक्सी बना लो, और जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, उसको पेरेंट चेन बना लो। तो कौन सा एल्कोक्सी बनेगा, ओ के साथ CH3 लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या बना, मिथॉक्सी। और एक कार्बन का क्या लिखा जाएगा, मीथेन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या लिखा गया, मिथॉक्सी मीथेन। तो आप देखिए स्टूडेंट, आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे दो कंपाउंड्स थे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर IUPAC नेमिंग की, IUPAC नेमिंग के आगे डिफरेंट आ गई। अगर IUPAC नेमिंग डिफरेंट आ गई, इसका मतलब आपस में कौन से आइसोमर्स हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। ठीक है, राइट डियर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी सबको, मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बड़ा मजेदार टॉपिक है यार, बड़ा मजेदार टॉपिक है, राइट। चलो, तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स तो डन है, ठीक। ओके, राइट, स्ट्रक्चर आइसोमर्स डन हो गया। अब हमारे पास क्या है, आपने ना, अभी मैं इसके नेक्स्ट, बेटा मेरा पेज तो खत्म हो गया, आपकी कॉपी पे तो पेज होगा, इसके आगे मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को क्लासिफाई करूंगा माय डियर। वो मैं नेक्स्ट पेज पे जाके करूंगा, तो पहले मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स के बारे में आपको बता दूं। तो ये आइसोमेरिज्म क्या होता है, द आइसोमर्स, या बोल सकते हैं द आइसोमेरिज्म which arise due to different arrangement of atoms or group in space अगर स्पेस में एटम्स और ग्रुप का जो अरेंजमेंट है वो अगर डिफरेंट है, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, राइट। तो ये आपको बाद में बहुत डिटेल में बताया जाएगा, अभी तो मैं हल्का सा जस्ट आइडिया इसका दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करने वाले, हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में ही फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है। स्टीरियो आइसोमर्स में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे सेम क्या आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा। सेम ही उनके पास बेटा जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो भी सेम रहेगा यार, पर उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और एक पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ, जो मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, जो अब आप उनका IUPAC नेमिंग करोगे वो भी क्या मिलेगा, सेम बनेगा एक तरीके से, IUPAC नेमिंग भी सेम होगी, ठीक है। तो डिफर किस पे करेंगे, तो डिफरेंट क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, स्पेस के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, राइट डियर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो ये लिख के रख लीजिएगा। इनके बारे में फुल फोकस तब करेंगे जब हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे रहेगा, राइट एवरीवन। तो यहाँ तक सबको समझ आया, मैंने आपको क्या बोल दिया, मैंने आपको ये बात चीज बता दी भी, अगर आपने आइडेंटिफाई करना है भी कंपाउंड आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर है या नहीं है, तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना है। जो दो कंपाउंड्स गिवन होंगे उनकी नेमिंग कर लीजिए, नेमिंग करने पे अगर उनका नाम डिफरेंट आ रहा है पर उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, इसका मतलब वो दोनों कंपाउंड्स का आपस में रिलेशन क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का रिलेशन होगा, वो आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। ओके डियर, चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, ये जो यहाँ पे जो मैंने लिखा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये आगे फर्दर क्लासिफाई किया जाता है
कितनी कैटेगरीज में देखिएगा। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है वो कितने टाइप का है, इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड हमारे पास आएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फोर्थ रहेगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जो फिफ्थ आएगा वो आएगा मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म्स। और जो लास्ट वन आएगा वो आएगा टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। इसका मतलब मेरे पास टोटल 6 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोग 6 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं, चेन, पोजीशन, रिंग। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हम लोगों ने जो राइट हैंड साइड पे बनाया था वो हमने बताया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग कितने कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। तो अगर हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म है तो स्टीरियो आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, उनमें से जो फर्स्ट कैटेगरी आएगी वो आएगी हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, ज्योमेट्रिकल। सेकंड हमारे पास आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वन इज ज्योमेट्रिकल, सेकंड वन इज ऑप्टिकल। और जो थर्ड आएगा वो हमारे पास आएगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमर्स है, उनको भी हम लोग 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल, सेकंड इज ऑप्टिकल एंड थर्ड वन इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखिए, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है इसको हम लोग +1 में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, किसको छोड़ के, सिर्फ टोटोमेरिज्म को छोड़कर, क्योंकि टोटोमेरिज्म को बाद में डिटेल में स्टडी किया जाएगा +2 के अंदर। यहाँ पे जो अपना मेन फोकस रहेगा टोटोमेरिज्म को छोड़कर बाकी सारे जितने आइसोमर्स हैं उनको हम लोग +1 के अंदर स्टडी करेंगे। ज्योमेट्रिकल के बारे में भी हम लोग बेटा +1 में देखेंगे, इसी क्लास में देखेंगे। ऑप्टिकल बेटा आप लोगों का +2 में आएगा, 12th क्लास में आएगा। कन्फर्मेशनल के बारे में भी हम लोग +1 में देखेंगे। तो हमने इन आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करना है। गॉट इट डियर, ये बात सबको समझ आई? मेरे ख्याल सबको क्लियर है। तो यहाँ पे आपको ये पता लगे एक टोटोमेरिज्म है, एक और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, जिसको हम लोग +2 में कंटिन्यू करेंगे और +2 के अंदर डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारा काम आता है, अब हमने आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया था भी क्या होता है, हमने डेफिनेशंस लिख चुके हैं हम ऑलरेडी। तो स्ट्रक्चर और आइसोमेरिज्म के अंदर हमने बोला था इसको 6 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया जा रहा है। तो एक एक करके सभी आइसोमर्स को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले आता है वो आता है चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमेरिज्म या फिर चेन आइसोमर्स। अब ये आता है भी चेन आइसोमर्स किसको बोलते हैं यार। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, टू कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग, ऐसे लिखते हैं। हाँ जी, देखिएगा, टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो ये चीज लिखनी तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्यों? अरे भाई हमें पता है भी आइसोमर्स तो तभी होगा जब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। पर क्या होता है, डेफिनेशन को थोड़ा सुंदर सा बनाने के लिए, प्यारा सा बनाने के लिए हम लोग ये वर्ड दोबारा से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो व्हाट आर चेन आइसोमर्स? द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट most important size of, but different size of parent chain, we have a different size of main chain or side chain, और साइड चेन। बेटा जितने भी आइसोमेरिज्म जब आप पढ़ोगे डेफिनेशन से आपको 30% क्लैरिटी होगी सिर्फ। ठीक है, ओके, जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो सिर्फ 30% क्लैरिटी होगी, और जो 100% क्लैरिटी है वो एग्जाम्पल के साथ होगी डियर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम चेन आइसोमर्स किसको बोलते हैं एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ऐसे टू कंपाउंड जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो तो सेम होगा,
पर अगर उन दोनों कंपाउंड्स में जो मेन चेन है, ठीक है, और जो साइड चेन है, अगर उसका साइज अलग हो रहा है, साइज डिफरेंट हो रहा है, इसका मतलब उनका आपस में क्या रिलेशन है, चेन आइसोमेरिज्म का रिलेशन है, वो आपस में चेन आइसोमर्स है। हाँ, पर यहाँ पे एक कंडीशंस बहुत जरूरी है डियर। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है, जो दो कंपाउंड्स होंगे जिनको आप लोगों ने ये देखना है, जिन दो कंपाउंड्स को आप लोग बोल रहे हो आपस में चेन आइसोमर्स हैं, तो क्या जरूरी है? both compounds must have both compounds must have same functional group, multiple bond और substituent। तो जो दो कंपाउंड्स है ना, जिनको आपने बताना भी आपस में चेन आइसोमर्स है या नहीं, ये ऐसे बोल सकते हैं भी चेन आइसोमर्स होने के लिए दो कंपाउंड्स में जो फंक्शन ग्रुप का नेचर है, मल्टीपल बॉन्ड है का नेचर है, और जो सब्स्टिट्यूएंट का नेचर है वो क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है भी आप उनको क्या कर दो, चेंज कर दो। सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट, ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी तभी हम दो कंपाउंड्स को बोल सकते हैं वो आपस में चेन आइसोमर्स होंगे। यार एक तरीके से ना अगर मैं बात करूं, ये जो चेन आइसोमर्स हैं, एक तरीके से ये रिलेशन है, जैसे हमारा कोई रिलेटिव होता है, चाचा होता है, ताया होता है, बुआ होती है, ऐसे ही ये दो कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन है। तो दो कंपाउंड्स को एक दूसरे के चेन आइसोमर्स तब बोल देंगे जब उनकी मेन चेन में और साइड चेन में जो मेन चेन होगी और साइड चेन होगी, अगर उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब वो आपस में चेन आइसोमर्स होंगे। और चेन आइसोमर्स के लिए जो फंक्शन ग्रुप का नेचर है, मल्टीपल बॉन्ड है, और जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो सब कुछ क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो एग्जांपल्स देखते हैं बेटा जी। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल आ गया, मेरे पास एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये बना। बोलो ये आपस में चेन आइसोमर है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि पहले वाला जो कंपाउंड है उसके अंदर पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। सेकंड वाले कंपाउंड में पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है ना। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, C/H10 है अपने पास। हाँ या ना? क्लियर यहाँ तक? ओके। अब देखो मैं आपको ऐसा बताता हूँ एक एग्जांपल समझ आ गया यहाँ तक? डन। ओके, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिखता हूँ चेन आइसोमेरिज्म्स। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास पहला कंपाउंड है CH4, इसका चेन आइसोमर्स होगा ही नहीं यार। क्यों नहीं चेन आइसोमर्स हो सकता? एक कार्बन का तो चेन आइसोमर बन ही नहीं सकता। अब मान लो मेरे पास दूसरा कंपाउंड आ गया, इथेन आ गया, तो इथेन का भी चेन आइसोमर्स नहीं होगा, क्योंकि अगर कंपाउंड में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की ही चेन बनेगी। और कोई आप 2 कार्बन, अगर कंपाउंड के तो 2 कार्बन है, क्या कोई और अरेंजमेंट बना सकते हो एटम्स का? बन ही नहीं सकता। हाँ भाई, अगर प्रोपेन है तो 3 कार्बन का भी चेन आइसोमर्स नहीं होगा कभी भी। हाँ, अगर ब्यूटेन आ गया, 4 कार्बन आ गए, हाँ इसका चेन आइसोमर बन सकता है। क्यों? ऊपर बनाया हुआ है, तो इसके मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन एटम्स हैं। तो हम लोग क्या बना सकते हैं, कैसा अरेंजमेंट बनाना है जिसकी मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो जाए। तो क्या करो, एक कार्बन को सेंटर वाले कार्बन के साथ अटैच कर दो। अब मेन चेन में कितने कार्बन रह गए बेटा, 3 कार्बन रह गए। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों कंपाउंड आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स है। गॉट इट? बताइए यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब जैसे मान लो ये 6 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है, तो मेन चेन के अंदर मेरे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैंने एक कंपाउंड और बना दिया, क्या बना दिया, मान लो ये 5 मेंबर बना दिया और यहाँ पे एक H लगा दिया, तो क्या बन गया? तो अगर मैं इसको बोलूं तो अब इसकी मेन चेन में कितने कार्बन रह गए बेटा, 5 कार्बन एटम्स रह गए। तो इसका मतलब ये आपस में चेन आइसोमर है, राइट? और भी क्या कर सकता हूँ, मान लो 4 मेंबर लगा के दो दो यहाँ पे कार्बन लगा दिए, तो ये भी मेरे पास चेन आइसोमर्स है। क्यों भाई? अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम रह गए बेटा, 4 रह गए। तो इसका मतलब एक कंपाउंड के काफी सारे चेन आइसोमर्स हो सकते हैं ना अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला कंपाउंड था, 6 मेंबर के साथ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग गया। मेन चेन तो ये थी अपने पास,
ये मेन चेन बनेगी, और ये जो ब्लू वाली है बेटा साइड चेन है अपने पास, इट इज अ साइड चेन। ठीक है, अब मैंने एक कंपाउंड ये बना दिया, मेन चेन तो ऐसे रखी, ये बना दिया। पहले साइड चेन में कितने कार्बन एटम थे? 2 कार्बन एटम थे। अब भी बेटा कार्बन तो 2 ही है, पर जो साइड चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गए कि चेंज हो गए? चेंज हो गए। इसका मतलब ये आपस में भी चेन आइसोमर्स हैं। तो मैं आपको बहुत ही, ये सबसे फेवरेट एग्जांपल होता है मेरा बेटा जी, इसको चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्या पता लगा? चेन आइसोमर्स के लिए क्या जरूरी है? चाहे पेरेंट चेन में चाहे साइड चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो रहे हैं, डिफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपस में कौन सा आइसोमर्स हो गए? चेन आइसोमर्स हुए। और भी बताऊंगा बहुत एग्जांपल्स। अच्छा बताओ, यस और नो का रिप्लाई करो, क्या ये आपस में चेन आइसोमर है या नहीं है? टेल मी, क्या ये आपस में चेन आइसोमर है या नहीं है? बोलो, 6 मेंबर, क्या इसका चेन आइसोमर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार। रिप्लाई आपका आना जरूरी है स्टूडेंट्स, अगर आप रिप्लाई करोगे तभी आप चीजों को बहुत इफेक्टिवली सीख पाओगे। यहाँ पे तो जो मेन चेन है उसमें 6 कार्बन एटम है, यहाँ पे मेन चेन में 3 कार्बन एटम्स है, इसका मतलब चेन आइसोमर्स हुए। नेक्स्ट कंपाउंड ये है अपने पास। हाँ भाई, अब इस कंपाउंड को बोलो, क्या ये आपस में चेन आइसोमर है या नहीं है? कैसे पता लगेगा? जब नेमिंग करते हो तो एल्डिहाइड वाले कार्बन को ही फर्स्ट नंबर दिया जाता है। अरे नेमिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, एल्डिहाइड वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया जाता है अपने पास। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम चूज करो, कितना के? 1। ये, हाँ जी, एल्डिहाइड वाले कार्बन का 1 नंबर, इसको मिला 2, इसको 3, इसको 4। यहाँ पे एल्डिहाइड वाले कार्बन को 1 नंबर मिल गया, इसको 2 मिला, इसको 3 मिला। तो पहले तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम थे? 4 है पहले वाले में, सेकंड वाले में कितने हैं? 3 है। तो बन गया ना आपस में चेन आइसोमर्स। ओ हाँ जी बोलिए, क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो ये बताओ, क्या ये आपस में चेन आइसोमर है या नहीं है? टेल मी। ये आपस में चेन आइसोमर है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? नाइट्राइल आ गया तो ये दिख नहीं रहा मॉलिक्यूल। चलो फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल नहीं दिखा, मैं ये बोल रहा था, ये अगर मेरे पास मान लो यहाँ पे नाइट्राइल है और एक कंपाउंड है, अब ये देखना ये आपस में चेन आइसोमर है या नहीं है? बिल्कुल है। नेमिंग करो, नाइट्राइल वाले कार्बन को 1 नंबर, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो मेन चेन में 4 कार्बन एटम है, इसकी मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स रह गए? 3। तो मेन कार्बन एटम का नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब कौन सा आइसोमर्स हो गए? ये चेन आइसोमर्स हुए। अब और देखो, ये बन गया। इसके बाद मान लो अपने पास एक कंपाउंड ये है, ये कंपाउंड था, क्या ये आपस में चेन आइसोमर है या नहीं है? बिल्कुल है। देखो मैंने क्या किया, जब चेन आइसोमर ड्रॉ कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप है तो दूसरे कंपाउंड के अंदर भी कौन सा ग्रुप होना चाहिए? नाइट्राइल होना चाहिए। कंडीशन क्या बोली थी? भी 2 कंपाउंड चेन आइसोमर्स तब होंगे जब उनमें जो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड कौन सा? डबल बॉन्ड है। यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड है बेटा? डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये भी आपस में क्या हो गए? चेन आइसोमर्स हुए। कैसे? क्यों? क्योंकि जो मल्टीपल बॉन्ड है उसका नेचर सेम है। और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं तो कितने हैं? यहाँ पे 4 है पेरेंट चेन में, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में कितने हैं? 3 हैं। तो मेन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब वो चेन आइसोमर्स हो गए अपने पास। ठीक है, ऐसे ही और कंपाउंड्स देख लो। नेक्स्ट कंपाउंड अपन ने क्या लिया? ये हमारे पास 4 कार्बन था, ये कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, सपोज करो ये वाला कंपाउंड है अपने पास। अब अपन ने क्या किया, एक कार्बन यहाँ पे लगा के, ये कंपाउंड है अपने पास। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे भी बेटा ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया। अब पेरेंट चेन में कितने हैं? 1 2 3 4 5 है यहाँ पे कार्बन एटम्स, और इसके अंदर 1 2 3 एंड 4 है। क्लियर? तो ये सारी किसकी एग्जांपल थी हमारे पास? चेन आइसोमर्स की एग्जांपल थी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पोजिशनल आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स हमारा डन है।
अब आता है हमारे पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म्स, राइट। ओके, चलिए पहले चेन में से अगर किसी का कोई डाउट है। बेटा डबल बॉन्ड लगा दिया तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या उसमें? बस नंबर ऑफ कार्बन एटम अपने पास डिफर करने चाहिए मेन चेन या फिर साइड चेन में। तो जितने मैंने एग्जांपल लिखे थे वहां पे मेन चेन और साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपस में चेन आइसोमर्स हो गए। ओके, चलिए बेटा डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाया मैंने सिक्स्थ में? सिक्स्थ में डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाया है? अरे बोलो ना, जो डाउट है बेटा जल्दी बोलो यार, ऐसा डबल बॉन्ड थोड़ा बेटा, वो एक कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप लगा दिया ना, पहले दो कार्बन वाला इथाइल लगा हुआ था, वो दो मिथाइल बन गए। तो क्या हो रहा है, पहले तो साइड चेन के अंदर टू कार्बन एटम से, अब साइड चेन में बेटा नंबर ऑफ कार्बन जो साइड चेन बन रही है उसमें उस साइड चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो गए ना। अगर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो रहे हैं तो इसका मतलब वो आपस में चेन आइसोमर्स हो गए, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है बेटा, ओके सर भी। तो हाँ जी, अब हम बात करते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। अब पोजिशनल आइसोमर्स किसको बोला जाता है? ठीक है, तो पोजिशनल आइसोमर्स हम लोग बोलते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर वही डेफिनेशन को सुंदर सा बनाने के लिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different position of but different positions of right, functional group, multiple bond and substituents and function, बस ये लिखो। हाँ, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड। तो इसके लिए भी कंडीशंस होती है यार, हर आइसोमर्स को एक कंट्रोल्ड कंडीशन में काम करता है, ऐसा नहीं है अभी मुंह उठा के कुछ मर्जी हो जाए। नो, कंडीशंस क्या है? पोजिशनल आइसोमर्स के लिए मेन कंडीशंस क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम या फिर और साइज ऑफ मेन चेन और साइड चेन, नंबर ऑफ और साइज ऑफ मेन चेन और साइड चेन मस्ट बी सेम, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है पेरेंट चेन में या फिर साइड चेन में वो सेम रहने चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है, पोजिशनल आइसोमर्स तब बोला जाएगा जब नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड क्या रहेगा? सेम रहेगा। फंक्शन ग्रुप का नेचर और मल्टीपल बॉन्ड का जो नेचर है वो सेम है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो पेरेंट चेन में साइड चेन में अगर सेम है, बट फंक्शन ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तब उनको हम लोग क्या बोलेंगे? पोजिशनल आइसोमर्स बोलेंगे। क्लियर? तो कितना क्लियर हुआ? 30% क्लियर हुआ। बिल्कुल, मैं 30% से ज्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं करता। भी डेफिनेशंस की हेल्प से 30% ही बस ऐसे मान के चलिए भी आपको समझ आया है। अब एग्जांपल करते हैं माय डियर, तो भर भर के एग्जांपल्स करेंगे। देखिएगा, पहला एग्जांपल डियर, अगर मेरे पास मान लो ये वाला कंपाउंड है, ये बना। अब मैंने क्या किया, एक कंपाउंड मेरे पास ये है, तो ये दोनों कंपाउंड आपस में पोजिशनल आइसोमर्स हैं। क्या करो, पहले टू कंपाउंड्स को, टू एग्जांपल्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को 90% की क्लैरिटी तक ले जाओ। क्या कंडीशन थी, कब हम लोग दो कंपाउंड्स को बोलते हैं वो पोजिशनल आइसोमर्स हैं?
उसके लिए कंडीशन जरूरी है भी, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है माय डियर वो पेरेंट चेन के अंदर सेम होने चाहिए। तो पहले कंपाउंड में पेरेंट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, और सेकंड केस में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में सेम है। यहाँ पे पहले वाले कंपाउंड में भी एक डबल बॉन्ड है, सेकंड वाले में भी एक डबल बॉन्ड है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड का नेचर भी सेम है, बट पोजीशन चेंज हो रही है। पहले वाले केस में क्या है, डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड वाले केस में डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे। इसका मतलब क्या बन गया, आपस में पोजिशनल आइसोमर्स बन गए। और एग्जांपल लेके चलते हैं। 4 कार्बन एटम थे यार, यहाँ पे OH लगा हुआ है, 4 कार्बन एटम ही रखे, OH का पोजीशन का OH का नंबर चेंज कर दी, तो ये भी पोजिशनल आइसोमर्स बन गए। अब मेरे पास मान लो 5 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है। अब मैंने क्या किया, मेन चेन में तो 5 कार्बन एटम रखे, एक कार्बन यहाँ पे कर दिया, तो ये पोजिशनल आइसोमर्स हुए या नहीं हुए, सोच के देखो पोजिशनल आइसोमर्स कैसे हो गए बेटा। ये अपने पास यहाँ पे जो H लगा हुआ है वो कौन से नंबर पे लगा हुआ है, सेकंड वाले केस में फर्स्ट नंबर पे, और दूसरे वाले कंपाउंड में जो OH के पास नंबर आ रहा है वो सेकंड नंबर आ रहा है। थर्ड एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो सेकंड पोजीशंस पे है, और दूसरे कंपाउंड के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसका पोजीशन चेंज हो गया, वो थर्ड नंबर पे चला गया। चेन आइसोमर्स है अपने पास, सॉरी पोजीशनल आइसोमर्स हो गए। अब मान लो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ, हर बेंजीन के साथ यहाँ पे 3 बॉन्ड्स तो बने होते हैं, यहाँ पे एक Cl लग गया, यहाँ पे Cl लग गया, राइट, ओके। तो अब मैंने क्या कर दिया, Cl का पोजीशन चेंज कर दिया, एक Cl यहाँ रखा, एक यहाँ पे ले आया। फिर क्या किया, एक Cl यहाँ रखा, एक Cl यहाँ पे रखा, ये भी आपस में सारे पोजीशनल आइसोमर्स हैं यार, क्योंकि इनकी पोजीशन कौन सी है, 1 2, ये है 1 2 3, ये है 1 2 3 एंड 4, तो ये 1 4 पे हो गए। जो सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शन ग्रुप है, मल्टी बॉन्ड है, सबका नेचर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए डियर। अब जैसे मान लो 6 मेंबर्ड रिंग है, अब 6 मेंबर्ड रिंग के साथ साइड चेन ये बनी हुई है। देखो मेन चेन, ध्यान से सुनना, मेन चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम्स हैं, और जो साइड चेन है, 2 साइड चेन है, दोनों में एक एक कार्बन है। तो अगर मैंने इसका पोजिशनल आइसोमर्स बनाना है तो ध्यान क्या रखना पड़ेगा, मेन चेन के अंदर 6 ही होने चाहिए, और साइड चेन में भी 2 साइड चेन बनेगी, दोनों में एक एक होना चाहिए, पर उनका जो पोजीशन है वो चेंज हो सकता है। ये बन सकता है माय डियर, ये बन सकता है, ये भी हो सकता है। पहले वाले में क्या केस था, पहले वाले में 1,1 था, सेकंड में 1 2 पे आ गया, यहाँ पे 1 3 पे आ गया, यहाँ पे 1 4 पे आ गया। क्या बोलते स्टूडेंट्स, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं, मेरी बात सबको समझ आई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास पोजिशनल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं डियर। बोलो बोलो, क्लियर यहाँ तक, ओके। तो अब मेरे को बताओ, हाँ फंक्शन ग्रुप भी बेटा सेम रहना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बनाते हैं, हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो यहाँ पे देखते हैं कितने पोजिशनल आइसोमर्स हमारे पास पॉसिबल हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या दे दिया 1, उन्होंने बोला डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, कहते हैं डाइक्लोरोबेंजीन के बताओ कितने पोजिशनल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब देखो नाम दे दिया, क्या कह दिया, डाइक्लोरोबेंजीन के पोजिशनल आइसोमर्स बताओ। इसका मतलब जो भी कंपाउंड बनाओगे उसमें एक बेंजीन होना चाहिए और 2 Cl लगे होने चाहिए, ठीक है, उसका नाम डाइक्लोरोबेंजीन ही होना चाहिए जो भी कंपाउंड ड्रॉ करोगे। तो क्या करोगे, पहले आप लोगों ने बेंजीन लिया बेटा जी। अब ध्यान से सुनना, काफी स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती कर जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, वो गलती किसी भी स्टूडेंट्स ने नहीं करनी माय डियर। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। काफी स्टूडेंट क्या करेंगे, एक ही कार्बन के साथ 2 Cl लगा देंगे, भाई ये गुनाह नहीं करना, ये गुनाह है, ये गुनाह हो गया,
गुनाह हो गया, पाप हो गया, ये कुछ मर्जी मान लो। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ 5 बॉन्ड बन रहे हैं। गलती से भी नहीं करना। तो क्या बनेगा? तो कितने बन जाएंगे? ऊपर बना रखा है मैंने, बेंजीन है, यहाँ पे एक Cl लगेगा, एक Cl यहाँ पे लगेगा। इसका नाम क्या बन गया? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। एक तो कंपाउंड ये बन गया। सेकंड क्या बनेगा? एक Cl यहाँ पे रखा और एक को थर्ड पे ले गए, तो इसका नेम क्या बनेगा? 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। ओके। और क्या पॉसिबिलिटी है? और पॉसिबिलिटी है, ये ऐसे चला गया तो इसका क्या बन गया? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो कितने पॉसिबल हो गए बेटा इसके? 3। अब पता है क्या करेंगे? 3 तो हो गए, ठीक है। अब काफी स्टूडेंट बोलेगा सर, अब वो अपना दिमाग लगाएगा, कोई ना कोई किसी के दिमाग में चल रहा होगा, वो पता क्या करेगा? बेंजीन लेगा, क्या सर एक Cl मैं यहाँ पे लगा दूं, एक यहाँ पे लगा दूं, ये भी बन गया एक। ओहो, अरे भाई ये तो सेम ही तो है। इसको अगर 1 नंबर दोगे, ये 2 है, ये 3 है, तो इसका नेम क्या बना? 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। और ये तो बेटा दोनों क्या है बेटा? सेम ही है अपने पास। ओके। कैसे पता लगेगा भी वो उसका आइसोमर है या नहीं है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कैसे पता लगेगा भी वो आइसोमर है या नहीं है? आपको उसकी नेमिंग करनी पड़ेगी। नेमिंग करने पे अगर नेम डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब, अगर नेम डिफरेंट बन रहा है तभी वो आइसोमर है ना यार। अगर नेम सेम बन रहा है फिर तो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल ही हो गया, वो तो एक ही मॉलिक्यूल हो गया अपने पास। देखो, ये सुधरता नहीं है नंदन पाप करने से। नंदन भाई, इस कार्बन के साथ बताना कितने बॉन्ड्स बन गए माय डियर? इस अगर एक ही कार्बन के साथ 2 Cl लगा देगा तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे? कितने बन गए नंदन? 5। और कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, बता ये गुनाह हुआ कि नहीं हुआ? ये तो इस टाइम पे ऑर्गेनिक में शोभा नहीं देता ये चीज। तो ये हम लोग कार्बन के साथ 5 बॉन्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? हाँ जी, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब आप मेरे को इसका बना के दिखाओ। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे पास है ट्राई ट्राई मिथाइल बेंजीन। ट्राई मिथाइल बेंजीन लो। ट्राई मिथाइल बेंजीन के पोजिशनल आइसोमर्स बताओ कितने बनेंगे? ट्राई मिथाइल बेंजीन के एक ट्राई मिथाइल इसके बेंजीन के, और थर्ड हमारे पास आता है इसके डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के। डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसके पोजिशनल आइसोमर्स कितने पॉसिबल है? पहले ट्राई मिथाइल बेंजीन के देखते हैं। ट्राई मिथाइल बेंजीन के कितने बने? देखें कितने बना पाए? अरे अरे अरे, चलो चलो चलो, शाबाश। ट्राई मिथाइल बेंजीन है, देखो ये बेंजीन था। ओके, एक मिथाइल यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। क्या नाम बन गया इसका? बन गया 1,2,3 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, बन गया डियर। ओके, सेकंड क्या करेंगे? सेकंड में पोजीशनल आइसोमर्स बनाने हैं, तो पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक मिथाइल है, एक यहाँ पे है, एक को यहाँ पे कर दिया। क्या नाम बन गया इसका? देखो इसका बना 1,2,4। देखो ट्राई मिथाइल बेंजीन। क्या बोल रहे हो? नेमिंग डिफरेंट हो रही है ना, नाम डिफरेंट बन रहा है ना, नेमिंग डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब ये आपस में पोजिशनल आइसोमर्स है बेटा जी। अच्छा, और क्या बन सकता है? एक ये बनेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसका नेम क्या लिखा जाएगा? 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन।
1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, ये बना। अब यहाँ पे सोचो, अब ये 3 बने, 3 पॉसिबल हैं। अब काफी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सर ऐसे कैसे 3 पॉसिबल है सर, हम और भी बनाएंगे। तो यहाँ पे कोई शकनी मामा भी बैठा होगा जिसका दिमाग ज्यादा चलता है, वो क्या करेगा ना, कहीं पे भी मिथाइल ग्रुप लगा देगा। सर मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक, मेरे को यहाँ पे लगाऊंगा, और मैं एक यहाँ पे लगाऊंगा। सर ये देखो सर, ये भी तो पोजिशनल आइसोमर्स बना। मैंने कहा पेशेंस रखे यार, रिलैक्स रख बाइंड को, ठीक है। मैंने कहा चल ठीक है, तूने ये बोला, अब देखते हैं क्या ये पोजिशनल आइसोमर है या नहीं है। तो क्या किया, नंबरिंग बेटा कर दी। नंबरिंग सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है भी मैं तो यहां से नंबरिंग करूंगा, घर का राज नहीं है, रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेगा काम यहाँ पे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो आईयूपीएससी की नेमिंग आप लोगों ने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नंबर 1 दिया, यहाँ पे नंबर 2 आएगा, और यहाँ पे नंबर 4 बचेगा बेटा जी। बोलो 1 to 4 आया कि नहीं आया, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम आगे कि नहीं आगे, हाँ या ना बोलो, यस और नो में रिप्लाई आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है, राइट। 1 3 4 वाला, 1 3 4, वाह जी वाह। ये देखो, ये आज जो अपना ये शकुनी मामा है नंदन, ये कुछ और ही कर रहा है। अच्छा एक और भी है भाई माय डियर, एक शकुनी मामा का एक और दोस्त है बढ़िया, आर्यन। चलो देखो कौन कौन बोला था। नंदन तूने कौन सा बोला था, 1 पे, सर एक 1 पे, और कौन सा था, एक 1 to 3 5, पे, एक 4 पे। 1 3 पे और 4 पे, ये बोला तूने। यस सर। और आर्यन ने क्या बोला था, तेरा तेरा ही दोस्त है, कहाँ आर्यन, आजा भाई, तूने क्या बोला था। छुप गया कहीं पे तू, देखो तूने बेटा ये बोला, वो बोला 1 to 5 पे, लो 1 है, मान लो 2 है, ये 5 है बेटा जी। आप सर सोचो, ठीक है, पता चल गया सर। और बनेगा नहीं बेटा, क्योंकि अगर आप ये वाला आप इसको 1 3 5 सोच रहे थे, राइट, ठीक है। तो अगर तो मैंने ये कंपाउंड बना दिया, अब आप इसकी नंबरिंग तो बेटा यहीं से करोगे ना। तो नंबरिंग तो वहां से करेंगे, क्योंकि ये 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग कहाँ से करते होते हैं, जहां से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट के पास कम नंबर आए। तो ये 1 बना, ये 2 बना, ये हमारे पास 4 बना। तो ये 1 to 4 हो गया बेटा, और 1 to 4 तो बन चुके अपने पास यार, राइट। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो आंसर विल बी 3। और कोई मर्जी बना के देख लो, वो इनके साथ क्या बनेगा, सेम बनेगा। चलो डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का बना के दिखाओ। डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के पोजिशनल आइसोमर्स ड्रॉ करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के पोजिशनल आइसोमर्स कितने बन रहे हैं। बहुत बढ़िया तान्या, ग्रेट। तान्या का रिस्पांस आ गया मेरे पास। बाकी देखो, क्या हो गया भाई, देखो क्या बनाओगे, साइक्लोहेक्सेन बन गया, बन गया। ये बेंजीन तो है नहीं, और 2 मिथाइल लगे होने चाहिए, तो दोनों मिथाइल को सेम कार्बन के साथ लगा दिया। एक तो ये बना, एक क्या बन सकता है, मिथाइल 1 2 पे आ गया। एक क्या बन सकता है, मिथाइल की पोजीशन 1 3 पे कर दी। और फोर्थ कंपाउंड क्या बनेगा, 1 4 पे, ये बना हुआ है। 1, इसका नाम लिख लो बेटा, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये 1 2 पे है, ये 1 3 पे है, ये 1 4 पे है, राइट। इसके बिना जो मर्जी ड्रॉ करके देख लो, इनमें से कोई ना कोई रिपीट हो जाएगा। इसलिए जब भी आप लोग आइसोमर ड्रॉ करते हो तो कंपाउंड्स का नेम साथ साथ में लिख लीजिएगा, अदरवाइज देखने में मॉलिक्यूल डिफरेंट लगता है पर होता वो सेम है डियर। तो वो गलतियां ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए
क्या चीज, क्या बहुत जरूरी है भी आप कंपाउंड की नेमिंग साथ साथ में करें। ओके डन स्टूडेंट, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। चलिए तो आगे मूव करते हैं। अब और बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं कुछ। देखो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है बेटा, उन्होंने बोला ड्रॉ ऑल पॉसिबल ऑल ड्रॉ ऑल मतलब चेन आइसोमर्स प्लस पोजीशन आइसोमर्स ऑफ। तो अपने पास कुछ कंपाउंड्स दे रहा है बेटा, कहता है इनके चेन और पोजीशन आइसोम टोटल आइसोमर्स ड्रॉ करो। टोटल के अंदर कौन कौन से, चेन और पोजिशनल। पहला अपने पास कौन सा दिया, अपने पास एक कंपाउंड दे रहा है वो देखो यहाँ पे। अब हम लोग काफी क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है। ओके पहला तो एग्जांपल उसने दे दिया BC3H8 का, सेकंड उसने दिया C4H10 का, थर्ड उसने दिया बेटा जी C5H12 का, और फोर्थ उसने दे दिया अपने पास C4H8 का, और फिफ्थ बोल रहा है वो C5H10 का। राइट देखिए तो ये आपके पास 5 मैंने क्वेश्चंस दिए। आपने क्या करना है, इनके टोटल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। टोटल के अंदर कौन कौन से लेने हैं, उनके चेन भी लेने हैं और पोजीशन भी लेने हैं, ठीक है। अब बेटा इनको सॉल्व करने का ना, इसके लिए आपको अपने गुरु पे, मेरे पे ब्लाइंडली फेथ करना पड़ेगा। आंखें मीच के जिस स्ट्रेटेजी से मैं बोलूंगा उस स्ट्रेटेजी से आप लोगों ने करना है, तभी आप लोग 1 मिनट से कम के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। देखिए बेटा किसी एक पे टाइम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल आता है वो आता है हमारे पास C3H8, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास। आपने माय डियर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपके पास गिवन है और उसके टोटल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए आता है, सबसे पहले आपने DU कैलकुलेट करना है। याद आया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सबसे पहले आप लोगों ने हर कंपाउंड का DU कैलकुलेट करना है। तो DU को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, अपन ने किया था C+1 माइनस H+X माइनस N बाय 2। तो यहाँ पे अगर आप इसका DU निकालते हो तो इसका DU कितना आएगा, 0 है। तो इसका DU 0 आने का मतलब क्या हो गया, इसके पास अनसैचुरेशन नहीं है। अनसैचुरेशन क्या होता था, डबल बॉन्ड और साइक्लिक रिंग। हम ऐसे भी तो निकालते थे DU भी, DU क्या निकालते थे, कितने हमारे पास पाई बॉन्ड है प्लस कितनी साइक्लिक रिंग है डियर, ये भी तो DU का फॉर्मूला होता था। तो अगर DU 0 आ रहा है इसका मतलब ये हो गया भी ये इस कंपाउंड के अंदर ना तो कोई पाई बॉन्ड बनेगा ना ही साइक्लिक रिंग बनेगी। इसका मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनेंगे। तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का एक कंपाउंड ये ड्रॉ करती है बेटा जी। क्या नाम बना, प्रोपेन बना। अब बताओ इसके बिना और कोई इसका आइसोमर ड्रॉ हो सकता है, टेल मी। क्या इसके बिना और कोई इसका आइसोमर ड्रॉ हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर 3 कार्बन है, 3 कार्बन को तो हमेशा बेटा जैसे मर्जी लगा लो, 3 कार्बन अगर हैं कंपाउंड के अंदर तो वो स्ट्रेट चेन में ही आएंगे यार। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाले का 1 आएगा। आंसर कितना आ गया, फर्स्ट वाले का 1। तो पहले वाले के जो टोटल आइसोमर्स बन सकते हैं वो 1 ही बन सकता है अपने पास, ठीक है। ओके अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है, C4H10।
C4H10 में मैंने सबसे पहले DU निकाला, तो DU कितना आ गया, 0 आ गया। आप कैलकुलेट करके देख लो बेटा, फॉर्मूला में पुट करके, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसका DU कैलकुलेट करो, इसका DU 0 आएगा। इसका मतलब C4H10 के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, मतलब कि उसके अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो क्या करेंगे, 4 कार्बन लेंगे, पहले जितने मैक्सिमम जितने कार्बन दिए हुए हैं कंपाउंड के अंदर उनको एक स्ट्रेट चेन में रख लो, रख दिया, 4 कार्बन का बन गया, राइट। अब चेन को छोटा करना स्टार्ट कर दो, 3 रखे, सेंटर वाले के साथ बेटा एक कार्बन लगाया जा सकता है, इसका नेम क्या बनेगा बोलो, ब्यूटेन, और इसका नेम क्या बना, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बेटा तो इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने पॉसिबल हो गए, 2, और तो कोई ड्रॉ ही नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब C4H10 के टोटल आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं, 2 पॉसिबल है। क्लियर यहां तक, बोलिए स्टूडेंट्स, डन यहां तक सबको क्लियर है, कैसे मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, ओके। अब थर्ड कंपाउंड आता है, C5H12 की बात की उन्होंने, तो सबसे पहले DU निकाल लिया, तो DU तो बेटा 0 लेके आ गए अपन लोग, इसका DU 0 आ गया। अब क्या करोगे, सबसे पहले कंपाउंड में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन के अंदर रख दो, तो इसका नाम बन गया पेंटेन। अब कार्बन चेन को छोटा कर दो, तो कार्बन चेन कितने कार्बन की बन सकती है बेटा, अपने पास 4 कार्बन की बन सकती है, बन गई। अब एक मिथाइल लगाना पड़ेगा, वो लास्ट वाले पे तो लग नहीं सकता बेटा जी, क्योंकि लास्ट वाले पे लगाओगे तो ऊपर वाला कंपाउंड ही बन जाएगा पेंटेन। तो आप मिथाइल को, जो एक कार्बन रह गया उसको जहां मर्जी लगा दो, मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगाऊंगा या फिर यहाँ पे लगाऊंगा, एक ही बात बनेगी, ठीक है, ओके। तो इसका नाम क्या बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये बना 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब 4 कार्बन की चेन का और तो कोई कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, जब तो ऐसे आपने कार्बन की चेन को छोटे करते आना, पहले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रख दो चेन के अंदर, उसके जितने पॉसिबल हैं वो बना लो। तो कितने पॉसिबल हैं उसके, एक ही था। 4 कार्बन को पेरेंट चेन में रख के कितने पॉसिबल थे, एक ही पॉसिबल था यार। अब क्या करो, कार्बन चेन को और छोटा कर दो, कितने कार्बन की चेन करती, 3 कार्बन की। अब क्या अब 2 कार्बन और लगाने हैं, क्या उनमें से कोई कार्बन इन दोनों कार्बन के साथ लग पाएगा जिनको मैंने हाईलाइट की है, नहीं लग पाएगा, क्योंकि अगर इनके साथ लग गया तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में 4 हो जाएंगे। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो 2 कार्बन रह गए वो कहाँ पे अटैच हो जाए, सेंटर वाले के साथ अटैच हो जाए। इसका नेम क्या बना यार, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, हाँ या ना। तो इसका आंसर भी कितना बनेगा स्टूडेंट, 3 बनेगा। अब यहाँ पे भी कोई एक अलग सा समझदार बंदा आएगा, वो बोलेगा सर 3 ऐसे रखे, यहाँ पे दो कार्बन का इथाइल ग्रुप लगा दिया। मैंने कहा लगा दे यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेरेंट चेन ये नहीं बन जाएगी बेटा जी, तो क्या बना, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये वाला और ये वाला कंपाउंड सेम ही तो है। क्या बोलते हो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना, सबको क्लियर, डन, ओके, राइट। फोर्थ कंपाउंड है, फोर्थ कंपाउंड कौन सा था अपना, वापस जाना पड़ेगा अपने को। तो अगर हम लोग फोर्थ कंपाउंड को देखें, तो ये जो फोर्थ और फिफ्थ है ना बेटा, यहाँ पे लिख लो ओनली एल्कीन, ओनली एल्कीन लिख लो। क्वेश्चंस के अंदर गिवन है इनके एल्कीन ड्रॉ करना है। देखो उन्होंने बोला C4H8 के ड्रॉ करो टोटल पोजिशनल और चेन आइसोमर्स। तो अपन लोगों ने क्या किया,
अपन ने इसका डी यू निकाल लिया, तो डी यू कितना आ गया, 1 आ गया इसका। निकाल के देखो, डी यू 1 आ रहा होगा। डी यू 1 आना क्या इंडिकेट कर रहा है भी, इनके अंदर एक पाई बॉन्ड होगा, या तो एक पाई बॉन्ड होगा या फिर एक साइक्लिक रिंग होगी। अपने को क्या बोला है, कौन से बनाओ, एल्कीन वाले बनाओ, मतलब अपने को एक पाई बॉन्ड रखना पड़ेगा। तो मेरे पास मैं हाइड्रोजन काउंट ही नहीं करता ना, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 कार्बन रखे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, पहले वाले पे लगा दिया। देख लेना C4H8 बनेगा, कैसे बना, कार्बन 4 रखे और DU कितना आया था 1, DU 1 का मतलब एक पाई बॉन्ड था, तो कंपाउंड के अंदर एक पाई बॉन्ड रख दिया। तो एक तो ये बन गया कंपाउंड। मम्मा आ देखो। नंदन, यस सर। आवाज आ रही है बेटा तेरी। राइट, ओके। अब क्या करो, अब हम क्या करते हैं बेटा, जो कार्बन है, कार्बन की जो चेन है ना, उसको 4 कार्बन की ही रहने देते हैं। आप देखो 4 कार्बन की चेन का और कोई कंपाउंड आप लोग बना सकते हो, बिल्कुल। डबल बॉन्ड को यहाँ पे ले आओ। मैंने बोला चेन को तब तक छोटा मत करना जब तक उस चेन का और कोई कंपाउंड पॉसिबल ना हो। ये बनेगा ब्यूट 1 इन और इसका बनेगा ब्यूट 2 इन, दोनों का नेम अलग अलग है डियर। अब 4 कार्बन का और तो कोई पॉसिबल नहीं है, 4 कार्बन वाली पेरेंट चेन का। अब कार्बन चेन को छोटा कर लो, क्या कर सकते हो, 3 कार्बन, सेंटर वाले के साथ एक कार्बन लगाना पड़ेगा, लगा दिया बेटा आपने। अब एक डबल बॉन्ड भी लगाना है, अब वो डबल बॉन्ड आप यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, एक ही बात है, क्योंकि एक ही कंपाउंड बनेगा बेटा। ठीक है, मान लो वो डबल बॉन्ड, जो एक डबल बॉन्ड रहता है उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो कंपाउंड का नेम क्या बन गया, 1 2 3, 2 मिथाइल prop 1 इन, उसका नेम 2 मिथाइल prop 1 इन बन गया। राइट डियर, मतलब और कोई इसका पॉसिबल है ही नहीं, तो इसका भी आंसर कितना बनेगा, टोटल 3 बनेगा। आप कोई और बना के देख लो, बनेगा ही नहीं आपसे। ठीक अगर है, हम ये सेकंड जैसे आपने बनाया, जैसे अगर ये डबल बॉन्ड हम थर्ड पोजीशन पे लगा दें तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे 4 कार्बन ही रखें, जैसे आपने फर्स्ट में इधरली तरफ लगाया था, अगर हम 4 कार्बन रख के फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दें तो वो पॉसिबल नहीं होएगा। क्या चीज है सर, जैसे आपने फर्स्ट जो लिखा है उसमें लिखा है सी 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 सी, उसके बाद लेफ्ट साइड राइट साइड से डबल बॉन्ड लगाया है, फिर आगे उसके बाद अगले पे लगाया। हम कह रहे हैं अगर हम दोबारा फिर उसके बाद आगे अगले पे लगा दें तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं बेटा, वो तो पहले वाला कंपाउंड ही बन जाएगा ना। सुरभि ये कह रही है सर अगर मैं ऐसे कर दूं, मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दूं, अब बेटा अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ से नंबरिंग बन जाएगा। ठीक है सर, वो ऊपर पहले वाला ही बन जाएगा, ब्यूट 1 इन ही बन जाएगा। तो मैंने क्या बताया, कैसे पता लगता है, आप उनकी नेमिंग करो, अगर नेम डिफरेंट आ रहा है ना, तभी आप बोल सकते हो वो आइसोमर्स हैं बेटा जी। ठीक है, डिजाइन नहीं, शक्लें नहीं देखनी, नेमिंग डिफरेंट आनी चाहिए अपने पास। ओके, अच्छा इसको अगर मैं 1 मान लूं, इसको 2, इसको 3, और यहां से अगर मैं पूछूं 1 और 2 में आपस में कौन से आइसोमर्स हैं बेटा जी, 1 में कितने कार्बन एटम है पेरेंट चेन में, 4, सेकंड में 4, तो ये आपस में पोजिशनल आइसोमर्स हो गए। डबल बॉन्ड के पास नंबर 1 आ रहा है, सेकंड वाले में डबल बॉन्ड के पास नंबर 2 आ रहा है। अगर मैं ये पूछूं 1 और 3 में क्या रिलेशन है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, चेन आइसोमर है। सेकंड और थर्ड भी आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स है, हाँ या ना, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो रहे हैं ना पेरेंट चेन में। अगर पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब चेन आइसोमर्स होंगे। क्या बोलती हो, क्लियर है सबको? स्टूडेंट्स बोलो यार, ऐसा थोड़ा काम चलता है, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? श्योर? चलो अब 2-3 क्वेश्चंस करके दिखाओ, क्योंकि ये तो बहुत प्रैक्टिस वाली और चीज है ना बेटा, ये जो आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ये टोटली प्रैक्टिस बेस्ड है।
तो मैंने 6 दे दिए थे, 7। ड्रॉ टोटल आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ टोटल चेन आइसोमर्स प्लस पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ, ठीक है, किसके, मॉलिक्यूल दे रहा हूँ C3H7Cl, सेकंड दिया आपको C4H9Cl, थर्ड दिया आपको C4H10O, ओनली अल्कोहल, और फोर्थ आपको दे रहा हूं C6H14। लीजिए करिए स्टार्ट। चलो करो स्टार्ट भी। तो आपको करने के लिए पूरे यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है, आपको पूरे 10 मिनट मिल रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इनको करना बेटा, ठीक है। हाँ, जिसने ये कर लिया इसका मतलब उसको बस क्लियर है, सारा आइसोमर्स उनको समझ आ गया, इसका मतलब तो यही बनता है। चलो करो।
टंडन, पहला हुआ, पहला फर्स्ट का आंसर बताओ कितना आ रहा है। फर्स्ट का आंसर आया 2। ओके राइट, बहुत सही है। देखो ऐसे कि आप लोगों ने ध्यान से सुनना, आपने C3H7Cl का ड्रॉ किया, आपने सबसे पहले DU निकाला, तो DU कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, अभी 3 कार्बन कंपाउंड के साथ एक Cl लगा हुआ है, तो या तो वो पहले पे लगा होगा या फिर सेकंड पे लगा होगा। ये 2 बने कंपाउंड है ना, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, राइट। ठीक है, चलो सेकंड के बारे में बताओ। सेकंड बच्चे बोल रहे हैं आंसर 4 आया, पक्का 4? ओके, देखते हैं सेकंड वाले का क्या करोगे। सेकंड वाले में जब आपने DU निकाल लिया तो DU आपके पास 0 आ गया, तो अपने पास क्या बन सकते हैं, 4 कार्बन की चेन ली, उसके साथ एक Cl लगा होगा, वो Cl 1 पे भी लगा हो सकता है, 4 का, और Cl 2 पे भी लगा हो सकता है। और तो 4 कार्बन वाले चेन का और कोई कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। कार्बन चेन को छोटा कर दो बेटा जी, 3 कार्बन की कर दो। अब Cl आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, एक ही बात बनेगी, लगा के देख लो, एक ही कंपाउंड बनेगा। ठीक है, एक ये बनेगा और दूसरा कंपाउंड बनेगा, Cl को हम लोग यहाँ पे लगा दें, राइट। तो टोटल आंसर विल बी 4। टोटल आंसर विल बी 4। बताओ, क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट मेरे को आंसर सही मिलने चाहिए दोनों के, C4H10O का और C6H14 का। चलो करो।
यस डियर, बोलिए बेटा कितना बना? थर्ड वाले का बोलिए। अरे यार, थर्ड वाले में आंसर बताओ ना कितना आ रहा है। C4H10O का कितना बना देखो। यहाँ पे बेटा मेरे पास 4 कार्बन रखे, मैंने कौन सा बनाना है देखो। सबसे पहले आप इसका DU निकालो, इसका DU आपके पास आएगा 0। अगर DU 0 आ गया और मैं इस और यहाँ पे एक O है, O का मतलब एक ऑक्सीजन वाला काम, तो अल्कोहल बनेगा। तो अल्कोहल बनाना है, कितने अल्कोहल पॉसिबल है? तो 4 कार्बन लेके पहले वाले कार्बन के साथ OH रख दिया, फिर क्या लिया, फिर सेकंड वाले कार्बन के साथ OH लगा दिया, राइट। फिर हम लोगों ने क्या किया, कार्बन चेन को छोटा कर दिया और पहले वाले कार्बन के साथ OH लगा दिया। फिर क्या किया, 3 कार्बन के साथ और यहाँ पे OH लगा दिया। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी कितना आएगा, 4 आएगा। इन दोनों के आंसर बेटा सेम ही तो आएंगे डियर। फर्क क्या है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लग रहा है यार, OH वाला ग्रुप लग रहा है अपने पास, राइट डियर। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है? बहुत प्रैक्टिस करवा दी बेटा, ये अब डन है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चंस को घर से सॉल्व करके लेके आना है। ये आपका होमवर्क है फॉर आइसोमेरिज्म वाला बेटा जी। ओके क्लियर, इतने क्वेश्चंस को आप लोगों ने करके आना है। और मैं आपको बता दूं, हाँ बस यही करना है आपने अभी के लिए बेटा जी, अभी के लिए यही करके आना है। सिर्फ एक क्वेश्चन दिया आपको करने के लिए, एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करके आइएगा बेटा, ठीक है। ओके एवरीवन, राइट। चलिए, हाँ एक्सरसाइज 2 भी करके आनी है बेटा सभी ने, डिस्कशन होगा कल एक्सरसाइज 2 का। तो एक्सरसाइज 2 को कल सॉल्व करके लेके आइएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए, ओके स्टूडेंट्स।